मैं 24 साल की एक बहुत ही खूबसूरत लड़की हूँ। मेरे मम्मी पापा ने मेरी शादी मेरी पढ़ाई पूरी होते ही तय कर दी। मैं भी अपनी शादी से खुश तो हूँ, लेकिन अभी तक मैं अपने पति को बिल्कुल भी जान नहीं पाई हूँ कि उनका कैसा स्वभाव है, उन्हें क्या पसंद है और क्या नहीं। इसका सबसे बड़ा कारण ये है कि मेरा परिवार एक रूढ़िवादी परिवार है, जिसकी वजह से मैं सुमित से आज तक कभी फोन पर बात भी नहीं कर पाई। मेरी और सुमित की मंगनी हो चुकी है। मेरा ससुराल दूसरे शहर में है। मेरी जितनी भी सहेलियों की शादी हो गई है, उन्होंने अपनी मंगनी और शादी के बीच का समय खूब एंजॉय किया है। वह लोग खूब घूमने फिरने जाते थे और रात रात भर उनके बीच में घंटों बातें हुआ करती थीं। लेकिन मैं तो दोनों चीज़ों में से कुछ भी नहीं कर पा रही हूँ। मेरी ससुराल में मेरे पति के अलावा मेरी सास और मेरी एक नंद है। मेरी सहेलियां कई बार मुझसे कहती कि मैं अपनी नंद से चुपके से अपने होने वाले पति का नंबर ले लूं और उनसे बात कर लूं। आखिर किसी को पता ही क्या चलेगा। लेकिन मेरी डर के मारे कभी हिम्मत ही नहीं होती, क्योंकि अगर बाय चांस घर में किसी को ये बात पता चल गई तो बहुत बड़ा हंगामा खड़ा हो जाएगा, जिस वजह से मैं अपने इस खूबसूरत समय को बिल्कुल भी एंजॉय नहीं कर पा रही हूँ। लेकिन मैं खुद को जैसे तैसे समझा लिया है कि शादी के बाद मैं हर वह चीज़ करूँगी जो मैं अभी तक नहीं कर पाई। यही सब सोचकर अक्सर मैं खुद में ही शर्माती रहती कि शादी के बाद मैं अपने पति से अपने नाज नखरे उठवाऊंगी और बात बात पर रूठ भी जाया करूंगी, ताकि मैं भी तो देखूं कि मेरा पति मुझे कैसे मनाएगा। लेकिन उनकी सेवा में कोई कमी भी नहीं छोड़ूंगी। मैंने अपनी शादी के बाद की जिंदगी के ढेर सारे सपने अपनी आंखों में सजा लिए थे, और उन्हीं सपनों को लेकर बहुत जल्द ही मैं विदा होकर सुमित के साथ उनके घर पहुंच चुकी थी। शादी का पहला दिन तो बहुत अच्छे से बीता, लेकिन उसके बाद सुमित ने मुझे तरह तरह की हिदायतें दे डाली, जैसे कि मैं अपनी सास के कमरे में जाकर ना बैठूं, उनसे कम ही बात करूं। इसके अलावा मैं कभी भी छत पर ना जाऊं। लेकिन मुझे उनकी ये हिदायतें बहुत ही अजीब लगीं। छत पर जाने वाली बात के लिए तो मैंने ये सोचा कि शायद मैं अभी नई नवेली दुल्हन हूँ और इसी वजह से मेरे पति मुझे छत पर जाने से रोक रहे हैं। क्योंकि अक्सर ऐसा होता है कि अगर घर की नई बहू आसपास के लोगों को छत पर दिख जाती है तो वह तरह तरह की बातें बनाने लगते हैं। लेकिन भला ये क्या बात हुई कि मैं अपनी सास से बात तक नहीं कर सकती। मैंने अपने पति से कहा कि आप अपनी माँ को लेकर मुझसे ऐसे क्यों कह रहे हैं। इस बात पर मेरे पति कहने लगे कि मैंने तुमसे जैसा कहा है तुम बस चुपचाप वैसा ही करो। मुझसे ज़्यादा सवाल जवाब करने की कोई ज़रूरत नहीं है। शादी के दूसरे दिन ही अपने पति के चेहरे पर इस तरह का गुस्सा देखकर मुझे घबराहट होने लगी और मेरा दिल डूबने लगा। मैं यही सोचने लगी कि मैंने कौन कौन से अरमान सजाए थे, जबकि यहाँ तो सब कुछ उल्टा ही हो रहा है। कहाँ मैं अपने पति से रूठने वाली थी और वह मुझे मनाने वाले थे, जबकि यहाँ तो मेरा पति खुद मुझसे नाराज हो रहा है, वह भी एक ऐसी बात के लिए जो कि बिल्कुल ही बेफिजूल की है। अगर किसी को भी ये बात पता चली कि मैंने घर में आते ही अपनी सास से दूरी बनाना शुरू कर दी तो लोग मेरे बारे में न जाने क्या सोचेंगे कि बताओ कैसी बहू है जो अपनी सास से कटी कटी सी घूमती है। लेकिन क्योंकि सुमित का गुस्सा देखकर मैं डर गई थी, इस वजह से मैंने उस वक्त उनसे बहुत ज़्यादा बहस नहीं की। धीरे धीरे मेरे दिन यूं ही बीतने लगे। सुमित तो सुबह तड़के ही ऑफिस चले जाते और फिर रात तक ही घर वापस लौट कर आते, और मेरी ननद नंदिनी वह भी सुबह कॉलेज चली जाती। लेकिन कॉलेज से जब वह लौटती तो पूरा दिन वह अपने कमरे में ही रहती। वह ज़्यादा किसी से बातचीत नहीं किया करती थी, और मेरी सास उन्हें चलने फिरने में बहुत तकलीफ थी। उनके घुटनों में दर्द रहता था, जिसकी वजह से वह बेचारी भी अपने कमरे में ही बनी रहती। मैं पूरा दिन सिर्फ घर के काम निपटाती और चुपचाप एक सामान की तरह अपने कमरे में पड़ी रहती। इस सब से मैं अब बहुत परेशान रहने लगी थी। मेरे पति के पास तो मेरे लिए बिल्कुल भी समय ही नहीं था। रात तक घर आते और खाना खाकर सीधा चुपचाप लेट कर सो जाते।
उन्हें इस बात से कोई लेना देना नहीं था कि मैंने पूरे दिन क्या किया या फिर मेरा पूरा दिन कैसे कटा। जैसे जैसे समय बीत रहा था, मुझे ऐसा लगने लगा कि सुमित को मुझ में कोई भी रुचि नहीं है, जिसकी वजह से मैं अब बहुत ज़्यादा टेंशन में रहने लगी थी। अभी कुछ ही दिन बीते थे कि मैंने देखा कि एक दिन सुमित शाम को ही ऑफिस से घर आ गए, लेकिन घर में आते ही वह सीधा मेरी ननद के कमरे में चले गए और तकरीबन 1.5 से 2 घंटे के बाद वह नंदिनी के कमरे से बाहर आए। लेकिन कमरे से बाहर आते ही मेरे पति और नंदिनी दोनों ही छत पर चले गए और छत से भी वह लोग तकरीबन 2 घंटे के बाद नीचे उतर कर आए। ये देखकर मैं बड़ी ही हैरान थी कि मुझे तो इन लोगों ने छत पर जाने से मना कर रखा है, जबकि खुद तो वहाँ घंटों बिताकर आ रहे हैं। इससे भी ज़्यादा हैरान होने वाली बात तो ये थी कि मेरे पति जब मेरे कमरे में आए तो मुझे ऐसे दिखा रहे थे कि जैसे वह अभी अभी ऑफिस से वापस आए हैं। उनकी इस हरकत से मुझे उन पर गुस्सा भी आने लगा और अजीब सा शक होने लगा, जिसकी वजह से मैंने अगले दिन से जब उन पर नज़र रखना शुरू किया तो मैंने ये ध्यान दिया कि मेरे पति तो शाम को ही ऑफिस से घर लौट आते थे, लेकिन घर में आते ही वह क्योंकि सीधा अपनी बहन के कमरे में चले जाते और फिर से वहीं से 1.5-2 घंटे के बाद ही वह बाहर निकलते थे और उसके बाद वह दोनों सीधा छत पर जाते। आखिर ये सब हो क्या रहा था, मुझे तो कुछ भी समझ में नहीं आ रहा था। लेकिन अपने पति से इन सब बातों को लेकर सवाल करने की मैं हिम्मत नहीं जुटा पा रही थी। खैर, मैंने सोचा कि मैं अब अपना समय बिताने के लिए अपनी सास के पास बैठ जाया करूँगी। कौन सा मेरे पति घर में रहते हैं जो वह ये सब देखेंगे। इसीलिए अगले दिन मैं अपनी सास के कमरे में चली गई और उनके पैरों में मालिश करने लगी। थोड़ी ही देर के बाद मेरी सास मुझसे बोली कि पूनम, जाओ छत पर चली जाओ और छत से कपड़े उतार लाओ। उनकी इस बात पर मैं अचानक सदमे में आ गई। मुझे सुमित की बात याद आ गई कि उन्होंने तो मुझे छत पर जाने से सख्त मना किया है। मैंने उन्हें इनकार करते हुए कहा कि नहीं माँ जी, मैं छत पर नहीं जाऊंगी। इस बात पर मेरी सास कहने लगी कि क्यों, तुम छत पर क्यों नहीं जाओगी। मैंने उनसे कहा कि दरअसल मुझे सुमित ने छत पर जाने से मना किया है। तो मेरी सास ने कहा कि अरे, तब तो तुम नई नवेली दुल्हन थी, अब तो तुम्हें महीना भर होने को आया है, जाओ छत पर चली जाओ। मुझे तो कुछ भी समझ में नहीं आ रहा था। बार बार अपने पति का वह गुस्सैल चेहरा मेरी आंखों के सामने आ रहा था। इसीलिए मैंने तुरंत ही अपनी सास से बहाना बनाया और वापस अपने कमरे में आ गई। लेकिन मुझे अब बहुत बुरा लग रहा था। पहली बार ऐसा था कि मेरी सास ने मुझे कोई काम बताया था और मैंने वह भी नहीं किया। मेरी सास न जाने मेरे बारे में क्या सोच रही होगी, लेकिन ये सब सिर्फ और सिर्फ मेरे पति की वजह से हुआ है। ना जाने क्यों मेरे पति ने इस तरह की हिदायत मुझे दे रखी है। जब मेरी सास को ही मेरे छत पर जाने से कोई दिक्कत नहीं है, तो फिर मेरे पति को ऐसी क्या दिक्कत है। उनकी वजह से मेरी छवि मेरी सास की नज़र में खराब हो रही है। मैं यही सोचने लगी कि अगर कभी कोई हमारे घर आया और मेरी सास ने उससे ये कहा कि मेरी बहू तो मेरी एक भी बात नहीं सुनती, तो लोग मेरे बारे में न जाने क्या सोचेंगे। यही सब सोचकर मुझे अंदर ही अंदर झुंझलाहट सी होने लगी। इसलिए उस दिन जब सुमित ऑफिस से लौट कर आए तो मैंने उनसे ये बात कह दी, जिस पर वह उल्टा मुझ पर ही गुस्सा करने लगे। कहने लगे कि तुम्हें माँ के पास जाने की ज़रूरत ही क्या थी। मैंने कहा कि आप ये कैसी बातें करते हैं, सिर्फ घर में मैं और माँ जी ही तो रह जाते हैं, तो क्या मैं उनके पास बैठकर बात भी नहीं कर सकती। मेरे पति कहने लगे कि मैंने तुम्हें मना किया था, लेकिन फिर भी तुमने मेरी बात नहीं मानी। मैंने तुमसे कहा ना कि मेरी माँ की दिमागी हालत कुछ ठीक नहीं है और बस इसीलिए मैं नहीं चाहता कि तुम उनके पास जाकर बैठो। तुम्हें नहीं पता, वह तुम्हारे और मेरे बीच में झगड़ा लगाने की कोशिश करेंगी। सुमित के मुंह से ये बात सुनकर मैं हैरान रह गई। मैंने कहा, भला ऐसी कौन सी माँ होगी जो अपने ही बेटे और बहू के बीच में झगड़ा करवाएगी। और फिर जब सास को मेरे छत पर जाने से कोई दिक्कत नहीं है, तो फिर आखिर आपको क्या दिक्कत है। इस बार भी सुमित ने सिर्फ मुझ पर गुस्सा किया और कहने लगे कि तुम्हें मेरी बात हर हाल में माननी ही होगी। और बस इतना कहकर वह कमरे से बाहर चले गए। मैं रुआसी सी चुपचाप रह गई।
कुछ दिन यूं ही बीते, लेकिन मैंने नोटिस किया कि मेरा पति और मेरी ननद तो हर रोज छत पर जाते और वहां पर घंटों बिता कर आते। इस बात से मुझे बहुत ज़्यादा गुस्सा आने लगा था, जिसकी वजह से एक दिन मुझसे रहा नहीं गया और मैं अपने पति से झगड़ा करने लगी कि आप और आपकी बहन तो रोज छत पर जाते हैं और खूब मज़े से वहाँ हवा खाते हैं, जबकि मैं यहाँ दिन भर घर का काम करती हूँ और कमरे में बैठे बैठे घुटती रहती हूँ। आपको तो मेरी जरा सी भी परवाह नहीं है। क्या मेरा जी नहीं करता कि मैं खुली हवा में जाकर सांस लूं? इस पर मेरे पति कहने लगे कि पूनम, तुम मुझे गलत समझ रही हो। मैं तुम्हें छत पर जाने से इसलिए मना करता हूँ क्योंकि मैंने वहाँ पर कुछ पंछी पाल रखे हैं और उन पंछियों की देखभाल मैं और नंदिनी दोनों ही मिलकर करते हैं। वह पंछी हम दोनों को तो पहचानते हैं, जिस वजह से उन्हें कोई दिक्कत नहीं होती, लेकिन तुम उनके लिए अनजान हो। अगर तुम छत पर जाओगी तो वह तुम्हें देखकर उड़ जाएंगे, जबकि हमने उनकी बहुत देखभाल की है और अब वह पेट से हैं। कुछ ही दिनों में वह अंडे भी देने वाले हैं और मैं नहीं चाहता कि तुम्हारी वजह से उन पंछियों को तकलीफ हो और वह दूसरी जगह अपना ठिकाना देखें। मैंने अपने पति से कहा कि भला ये भी कोई बात हुई? आपको बेफिजूल का ही डर लग रहा है। आप मुझे भी अपने साथ उनके पास लेकर चलिए। पंछियों से तो मुझे भी बहुत प्यार है। जब मैं भी आपके साथ उनकी देखभाल करूंगी तो वह मुझे भी पहचानने लग जाएंगे और फिर जो आपका डर है वह भी खत्म हो जाएगा। लेकिन मेरे पति कहने लगे कि मैं इस वक्त कोई भी रिस्क नहीं ले सकता। इस वजह से जैसा मैं कहता हूँ तुम चुपचाप वैसा ही करो और मुझसे बेफिजूल की जिद मत किया करो। उनकी इस बात से मैं खामोश हो गई। इन सब बातों से तो मैं अंदर ही अंदर उदास रहती थी, लेकिन सबसे बड़ा कारण ये था कि शादी के बाद से मैंने देखा था कि मेरे पति का मुझ पर कोई भी ध्यान नहीं था। मैं चाहे कितना भी सज संवर लूं, चाहे कुछ भी कर लूं, लेकिन वह मुझ में कोई भी रुचि नहीं दिखाते थे। उन्होंने तो बस अपना सिर्फ एक रूटीन ही बना रखा था, सुबह उठकर ऑफिस जाना और लौट कर आने के बाद ननद के कमरे में घंटों बिताना और उसके बाद दोनों छत पर साथ में चले जाते और वहाँ से नीचे उतरकर खाना खाकर मेरे पति चुपचाप लेटकर सो जाते। बस इसके अलावा तो ऐसा लगता था जैसे उन्हें किसी चीज़ से कोई मतलब ही नहीं, जबकि मैंने तो न जाने कितने ही खूबसूरत सपने अपनी आंखों में सजाए थे कि मैं शादी के बाद अपने पति के साथ ये करूँगी वो करूँगी। न जाने कितनी तरह की शरारतों को सोच सोच कर मैं खुद में ही शर्मा जाती थी, सिमट जाती थी। लेकिन हमारे बीच में तो ऐसा कुछ भी नहीं था, जिस वजह से मैं बहुत चिड़चिड़ी रहने लगी थी, क्योंकि मैं अपनी इस परेशानी को किसी से कह भी नहीं सकती थी। घर वालों का फ़ोन भी आता और जब वह मुझसे मेरे हाल चाल पूछते तो कई बार दिल करता कि मैं उन्हें सब कुछ बता दूं, लेकिन मैं उनसे भी क्या कहती, क्योंकि अगर मैं उनको भी ये बात बताती तो वह लोग तो उल्टा मुझे ही समझाने लगते कि मुझे ही और प्रयास करने चाहिए, अपने पति को रिझाने की कोशिश करनी चाहिए। लेकिन आखिर मैं अकेले कब तक और कितनी कोशिश करती? जब मेरा पति मुझ पर ध्यान ही नहीं दे रहा है तो आखिर मैं अकेले कर ही क्या सकती हूँ। सुमित के मना करने के बावजूद भी मैं उनकी माँ के पास अक्सर जाकर बैठ जाया करती थी और उनकी सेवा करती, उनकी मालिश करती, क्योंकि माँ जी की तबीयत ठीक नहीं रहती थी और मैं उनकी बहू थी और मेरा ये फ़र्ज भी था कि मैं अपनी सास की सेवा करूं। ऐसे ही एक दिन जब मैं उनके पास बैठी थी तब उन्होंने मुझे फिर से कहा कि बहू, छत से जाकर कपड़े उतार लाओ। पहले तो मैंने सोचा कि मैं उनकी ये बात ना मानूं, लेकिन फिर मेरे मन में ख्याल आया कि इस वक्त ना तो नंदिनी घर पर है और ना ही सुमित। भला किसी को क्या पता चलेगा कि मैं छत पर गई। मौका अच्छा था, इसीलिए मैं तुरंत ही उनके कमरे से बाहर निकली और सीढ़ियाँ चढ़ने लगी। लेकिन अभी मैं 2-3 सीढ़ियाँ चढ़ ही पाई थी कि तभी अचानक से मेरी ननद नंदिनी घर के अंदर आ गई और उसने मुझे जैसे ही छत पर जाते हुए देखा, वह तेजी से दौड़कर मेरे पास आई और उसने मेरा हाथ पकड़कर मुझे नीचे खींच लिया और मुझ पर चिल्लाने लगी कि भाभी, आपको तो भैया ने मना किया था ना छत पर जाने से, लेकिन उसके बावजूद भी आप छत पर जा रही थी। आपने ऐसी गलती करी ही कैसे?
उसकी ये बात सुनकर मैं बुरी तरह से हड़बड़ा गई। वह कहने लगी कि वह तो अच्छा हुआ कि आज मेरा हाफ डे हो गया था, वरना आपकी इस हरकत के बारे में तो हम कभी जान ही नहीं पाते। उसने तुरंत ही सुमित को फ़ोन लगाना शुरू कर दिया। मैं घबराई और उसके सामने हाथ जोड़ने लगी कि वह मेरी शिकायत सुमित से ना करे। मैं आइंदा कभी भी ऐसा नहीं करूँगी, मैं कभी छत पर नहीं जाऊँगी। लेकिन उसने उस वक्त मेरी एक भी बात नहीं मानी और तुरंत ही फ़ोन करके सुमित को सब कुछ बता दिया। मैं डरी सहमी सी अपने कमरे में चली गई। उस दिन मैं खूब रोई। अब तो मेरे दिल की धड़कन बहुत बड़ी हुई थी। जैसे जैसे शाम हो रही थी मेरी सांस चढ़ती ही जा रही थी। बार बार मुझे सुमित के गुस्से को लेकर बहुत डर लग रहा था। और फिर देखते ही देखते शाम भी हो गई और सुमित ऑफिस से वापस लौट कर आए। वह जैसे ही कमरे में आए, उन्हें देखते ही मैंने अपनी आंखों को बंद कर लिया और मेरी आंखों से आंसू बहने लगे। लेकिन अचानक ही कुछ अजीब हुआ। सुमित ने मेरी आंखों के आंसुओं को पोंछा और मुझे मुस्कुराते हुए कहने लगे, क्या हुआ पूनम, क्या बात है? मैंने उन्हें हैरानी से देखा। मैंने कहा कि आप मुझ पर गुस्सा नहीं करेंगे? तो वह मुझसे कहने लगे, देखो पूनम, मुझे भी तुम पर गुस्सा करना अच्छा नहीं लगता है। इसीलिए मैं तुम्हें आज फिर से एक बार प्यार से समझा रहा हूँ कि आज के बाद कभी भी छत पर मत जाना। तुम मेरी प्यारी बीवी हो ना, मेरी बात मानोगी ना? ये कहते हुए सुमित ने पहली बार मुझे गले से लगा लिया। उनके अपनेपन से मैं बहुत खुश हो गई और मैंने अंदर ही अंदर खुद को अच्छे से समझा लिया कि जब मेरे पति को मेरा छत पर जाना पसंद नहीं है तो मैं अब कभी भी छत पर नहीं जाऊंगी। और मुझे यही लगने लगा कि शायद मेरे पति सही कह रहे थे कि उनकी माँ मेरे और उनके बीच में झगड़ा लगाने की कोशिश कर रही हैं, क्योंकि छत पर जाने का इरादा तो मैंने अपनी सास के कहने पर ही बनाया था और आज उसी की वजह से हम दोनों के बीच में ये सिचुएशन बन गई थी। अगले दिन जब मेरी ननद मेरे कमरे में आई तो मैं डर गई। मुझे लगा अब न जाने ऐसा क्या हो गया, क्योंकि कल से तो वह मुझसे बहुत नाराज़ थी। मैं उसे देखकर तुरंत ही खड़ी हो गई तो वह मुझसे कहने लगी, बैठिए भाभी। मैं उसे गौर से देख रही थी, इसलिए कहने लगी कि आपको लग रहा होगा कि मैं आपसे नाराज़ हूँ। मैंने हामी में सिर हिलाया तो वह बोली कि नाराज़ तो मैं आपसे थी, लेकिन क्योंकि आपकी ये पहली गलती थी इसीलिए मैंने आपको माफ़ कर दिया। देखिए, मेरी ये बात मानिए भाई, आपसे जो भी कहते हैं आप उनकी बात को चुपचाप मान लिया करिए और अब मैं भी आपसे नाराज़ नहीं हूँ। देखिए, मैं आपके लिए चाट लेकर आई हूँ। ये कहते हुए उसने मेरे सामने चाट को आगे बढ़ाया। मैं तुरंत ही किचन से जाकर 2 प्लेट ले आई और उस दिन पहली बार ऐसा हुआ कि हम दोनों ननद भाभी ने एक साथ बैठकर कुछ खाया और हमारे बीच में ढेर सारी बातें हुईं। उससे बात करते करते मुझे बहुत तेज़ नींद आने लगी तो वह कहने लगी कि भाभी आप भी सो जाइए, क्योंकि मुझे भी अब थकान की वजह से नींद आ रही है। इतना कहकर वह अपने कमरे में चली गई और मैं भी लेट कर सो गई। शाम को अचानक ही जब मेरी आँख खुली तो मुझे सर में बहुत भारीपन महसूस हो रहा था और ऐसा लग रहा था कि जैसे मुझे अभी भी नींद आ रही है। मैं जैसे ही उठकर अपने कमरे से बाहर निकलने लगी तभी मैंने सुमित और नंदिनी को एक लेडी डॉक्टर के साथ छत से नीचे उतरते हुए देखा। ये देखकर मैं तुरंत ही वापस अपने कमरे में आ गई और मैं यही सोचने लगी कि क्या पंछियों को डॉक्टर की भी ज़रूरत होती है, वह भी लेडी डॉक्टर की। ये सब सोच सोच कर मैं बहुत ही हैरान थी कि आखिर ये लोग कर क्या रहे हैं। मुझे कुछ भी समझ में नहीं आ रहा था। मैंने जैसे ही देखा कि सुमित कमरे में आ रहे हैं, मैं एक बार फिर से चुपचाप लेट गई और ऐसे दिखाने लगी कि जैसे मैं सो रही हूँ। सुमित ने कमरे में आकर मुझे चेक किया कि मैं सो रही हूँ या नहीं और उसके बाद वह दोबारा से कमरे से बाहर चले गए। अब तो मुझे दाल में कुछ काला नज़र आने लगा था। थोड़ी देर के बाद जब मैं उठकर बैठी तो सुमित घर में नहीं थे और फिर वह इस समय पर लौट कर आए जिस समय वह ऑफिस से आते हैं और मुझे ऐसे ही दिखा रहे थे कि जैसे वह अभी अभी ऑफिस से लौट कर आए हैं। अब मुझे लगने लगा कि ज़रूर ऐसी कोई बात है
जो मेरा पति और मेरी ननद मुझसे छुपा रहे हैं। और शायद ये राज ऐसा राज है जिस कारण से मेरे पति को मुझ में कोई खास रुचि ही नहीं है। मेरे इन सभी सवालों का जवाब छत पर ही था, लेकिन मैं हिम्मत करके भी छत पर नहीं जा सकती थी। पर मेरी आंखों के सामने से वह नज़ारा जा ही नहीं रहा था जिसमें मैं बार बार लेडी डॉक्टर के साथ अपने पति और ननद को सीढ़ियों से उतरते हुए देख रही थी। ये सब सोच सोच कर मेरी आंखों में आंसू आने लगे कि ना जाने ये लोग ऐसा क्या कर रहे हैं, छत पर ऐसा क्या है। इसी सब के बीच एक दिन जब मैं अपनी सास के साथ कमरे में बैठी थी कि तभी अचानक से कुछ ऐसा हुआ जिससे मैं बुरी तरह से चौंक गई और मेरी सास भी। दरअसल अचानक ही छत से किसी लड़की के जोर जोर से चीखने की आवाज़ें आने लगीं, जिसे सुनकर हम दोनों सास बहू दहल गए। मुझे तो समझ ही नहीं आ रहा था कि मेरी छत से अचानक किसी औरत के चीखने की आवाज़ें कैसे आने लगीं। वह चीख पुकार बढ़ती ही जा रही थी। मेरी सास ने तुरंत ही मुझसे कहा कि मैं छत पर जाऊं, लेकिन मेरी हिम्मत ही नहीं हो रही थी, जिसके कारण मेरी सास छत पर जाने लगी। लेकिन क्योंकि उनके घुटनों में बहुत दर्द रहता था, जिस वजह से वह सिर्फ 2 सीढ़ियां ही चढ़ पाईं और फिर वहीं पर बैठ गईं। वह हाँफने लगीं। उनकी ऐसी हालत देखकर मुझसे रहा नहीं गया और मैं दौड़कर छत पर पहुंची। लेकिन वहां का नज़ारा देखकर तो मैं दंग रह गई। वहां पर ना तो कोई पंछी था और ना ही पंछियों का कोई नामो निशान। पूरी छत साफ सुथरी पड़ी थी, बल्कि छत पर तो एक कमरा बना हुआ था और उसी कमरे से एक लड़की के चीखने की जोर जोर से आवाज़ें आ रही थी। मैंने तुरंत ही जाकर उस कमरे का दरवाज़ा खोला तो अंदर का नज़ारा देखकर तो मेरे होश ही उड़ चुके थे। अंदर एक लड़की ज़मीन पर बहुत बुरी हालत में बैठी हुई थी। उसे जंजीरों से बांध रखा गया था और वह बेचारी पेट से थी। वह दर्द से बुरी तरह से तड़प रही थी। मुझसे उसकी हालत देखी नहीं गई। मैंने तुरंत ही उसे संभाला और उसके लिए वहाँ पर ठीक से बिस्तर लगाकर उसे लिटाया। उसके बाद मैंने लेडी डॉक्टर को बुलाया। वह प्रसव पीड़ा से बेहाल थी। कुछ घंटे की मशक्क़त के बाद उस लड़की ने एक प्यारे से बेटे को जन्म दिया। मैं लेडी डॉक्टर की मदद से उस लड़की को अपनी सास के कमरे में ले आई और वहीं पर उसका बिस्तर लगा दिया। लेकिन दूसरी तरफ मैं सदमे से बेहाल थी। अब मुझे अच्छे से समझ आ चुका था कि मेरा पति मुझ में रुचि क्यों नहीं दिखाता, क्योंकि उसकी तो पहले से ही दूसरी पत्नी थी और इसीलिए वह घंटों छत पर बिताता था और मुझे छत पर जाने से सख्त मना कर रखा था। अब तो मेरे पति का वंश बढ़ाने वाला भी आ चुका था, तो अब उसे मेरी कोई भी ज़रूरत नहीं बची थी। ये सब सोच सोच कर मैं बहुत रो रही थी कि मेरी ज़िंदगी के साथ ये ना जाने क्या हो गया। मैंने अपने पति के साथ न जाने कितने सुनहरे सपनों को देख रखा था, लेकिन वह सब एक ही पल में चकनाचूर हो गए। मेरा पति इतना बड़ा धोखेबाज है, ये तो मैंने कभी सपने में भी नहीं सोचा था। और तो और मेरे पति के इस धोखे में मेरी ननद ने भी उसका साथ दिया और मेरी सास, वह तो शायद मेरे पति के डर की वजह से खामोश थी, लेकिन फिर भी वह ये चाहती होगी कि मेरे पति की असलियत मेरी आंखों के सामने आ जाए और इसीलिए वह बहाने बहाने से मुझे बार बार छत पर जाने को कहती थी, ताकि मेरी आंखों पर बंधी हुई पट्टी खुल जाए और मैं अपने पति का असली चेहरा देख लूं कि वह मेरी पीठ के पीछे छत पर जाकर क्या क्या गुल खिला रहा है। मैंने उस बच्चे को नहलाया, कपड़े पहनाए और उसे गोद में लेकर बैठी खिला रही थी कि तभी मेरी ननद कॉलेज से वापस आ गई और उसने जैसे ही मेरे हाथ में एक प्यारा सा बेटा देखा तो उसकी तो आंखें हैरत से फटी की फटी रह गईं। वह मुझे कुछ भी ना कह पाई, क्योंकि वह भी समझ चुकी थी कि अब सारी सच्चाई मेरे सामने आ चुकी है। मैंने उसे घूर कर देखा तो उसने अपनी नज़रें नीचे झुका लीं। मैंने कहा, लो, पंछियों ने अंडा दे दिया है। मेरी ये बात सुनकर मेरी ननद तुरंत ही कमरे से बाहर चली गई। थोड़ी देर के बाद सुमित भी भागते हुए ऑफिस से घर वापस आ गए। उनके आते ही मैंने उस बच्चे को बिस्तर पर लिटाया और अपना बैग पैक करना शुरू कर दिया, क्योंकि अब तो इस घर में मेरा काम खत्म हो चुका था। मैं जैसे ही अपने कपड़े बैग में रख रही थी, तभी सुमित ने अचानक मेरा हाथ पकड़ लिया। वह मुझसे कहने लगे कि पूनम, तुम अपना बैग पैक क्यों कर रही हो? भला तुम कहाँ जा रही हो? मैंने तुरंत ही एक जोर का धक्का देकर सुमित को पीछे किया और उनसे कहा
कि अपना ये नाटक अब मेरे सामने बंद करो। तुम्हारा असली चेहरा मेरी आंखों के सामने आ चुका है। इतने दिनों से तुम मुझे धोखा दे रहे थे और फिर अब तुम्हें मेरी ज़रूरत ही क्या बची है। तुम्हारा तो बेटा अब इस दुनिया में आ चुका है। अब तुम आराम से अपनी पत्नी के साथ रहो। मेरी तो ज़िंदगी तुमने खराब ही कर दी। अब मुझे समझ आ रहा है कि तुम मुझे बार बार छत पर ना जाने के लिए क्यों डराते धमकाते रहते थे, ताकि तुम्हारी काली करतूत का काला चिट्ठा कभी भी मेरी आंखों के सामने ना खुले और तुम आराम से मेरी पीठ के पीछे ये सब करते रहो। इसीलिए तुम्हें मुझ में कोई रुचि नहीं थी ना। इसी वजह से तुम मुझसे ना तो कोई बात करते, ना ही कभी मेरा हाल चाल पूछते। शादी के बाद से हमारे बीच में कभी कोई एक खुशहाल पति पत्नी वाला रिश्ता नहीं रहा। मैं तो अब तक यही समझती रही कि शायद मेरी ही कोशिशों में कमी है, लेकिन अब मुझे पता चला कि तुम्हारी तो ख्वाहिश कहीं और ही थी। तो फिर मुझ में तुम्हें रुचि क्यों आएगी। मेरी इस बात पर सुमित मुझसे कहने लगे कि पूनम, तुम मुझे गलत समझ रही हो। एक बार मेरी बात तो सुन लो। मैंने गुस्से में लगभग चीखते हुए सुमित से कहा कि अब अपनी एक भी बकवास मेरे सामने मत करना। तुम्हारा झूठ सुन सुनकर मेरे कान पक चुके हैं। मेरा इतना कहना था कि सुमित तुरंत ही मेरे पैरों में बैठ गए और हाथ जोड़कर मेरे सामने रोते हुए गिड़गिड़ाने लगे कि एक बार तुम मेरी पूरी बात तो सुन लो, उसके बाद तुम जो चाहे वह सज़ा मुझे दे देना। अपने पति को अपने सामने हाथ जोड़ बैठे देख मेरा दिल पिघल गया और उसके बाद मेरे पति ने मुझे जो कुछ बताया उसे सुनकर तो मैं दंग ही रह गई। दरअसल वह लड़की मेरे पति की पत्नी नहीं बल्कि उसकी बहन थी। मेरे पति ने कहा कि उनकी बहन किसी से प्रेम करती थी। इसके बारे में घर में किसी को भी नहीं पता था, लेकिन जब वह लड़का मेरी बहन को अपने प्यार के जाल में फंसाकर उसके साथ गलत करके उसे बिन ब्याही माँ बनाकर छोड़कर भाग गया तो मेरी बहन कहीं की भी नहीं रही। और उसने जब हमें ये बात बताई कि उसके साथ ऐसा ऐसा हो गया है तो हम सब तो दंग ही रह गए। हम में से किसी को भी समझ में नहीं आ रहा था कि अब आखिर हम लोग क्या करेंगे और किससे क्या कहेंगे। पहले तो हमने सोचा कि हम इस बच्चे को रास्ते से हटा देंगे, लेकिन डॉक्टर से पता करने पर हमें पता चला कि अब तो बहुत देर हो चुकी है और अब ऐसा अगर हमने किया तो मेरी बहन को जान का खतरा हो सकता है। इस सब के बीच मेरी बहन धीरे धीरे पागल हो रही थी और वह धीरे धीरे अपना दिमाग का संतुलन खोने लगी। इधर हमें समाज और रिश्तेदारों का भी डर था कि अगर गलती से भी किसी को पता चल गया कि मेरी बहन बिन ब्याही माँ बन चुकी है तो हमारी इतनी बदनामी होगी कि हम कहीं भी मुंह दिखाने के काबिल नहीं बचेंगे। हम तो वह बदनसीब थे जिसे ये भी नहीं पता था कि मेरी बहन के साथ ये सब करने वाला कौन था। इधर मेरी बहन की मानसिक हालत इस कदर बिगड़ती जा रही थी कि वह खुद को ही नुकसान पहुंचाने लगी और इसीलिए फिर हमारे सामने कोई चारा नहीं बचा और हमने अपनी बहन को छत पर जंजीरों में बांधकर बंद कर दिया और सभी से ये कह दिया कि वह बाहर कहीं पढ़ने के लिए चली गई है। जब से मेरी तुमसे शादी हुई थी मैं हमेशा से बार बार यही सोचता था कि तुम्हें भी इस बारे में बता दूं, लेकिन मेरे मन में यही ख्याल आता कि जब तुम्हें मेरी बहन के बारे में ये सच्चाई पता चलेगी तो तुम हमारे बारे में न जाने क्या सोचोगी। और बस इसी शर्म की वजह से मैं आज तक तुम्हें ये सच्चाई बताने की हिम्मत ना जुटा सका और इसी वजह से मैं हमेशा हर वक्त बहुत टेंशन में रहता था। मैं तुम पर कभी ध्यान ही नहीं दे पाया। ऑफिस से लौटता तो सीधा नंदिनी के पास जाता और उससे अपनी बहन मीना के हाल चाल की खबर लेता रहता। जो भी उसकी दवाइयाँ वगैरह होती या डॉक्टर से बात करनी होती वह सब उसके कमरे में ही बैठकर करता रहता और फिर छत पर जाकर उसकी देखभाल करता, उसे अपने हाथों से खाना खिलाता क्योंकि वह बेचारी तो ऐसी हालत में थी कि खुद से खाना भी नहीं खा सकती थी। अपने पति के मुंह से सारी सच्चाई सुनकर मेरी आंखों से आंसू रुकने का नाम ही नहीं ले रहे थे। मैंने उन्हें गले से लगा लिया। मेरे पति कहने लगे, पूनम मेरा विश्वास मानो, मैं तुमसे बहुत प्यार करता हूँ, इतना कि तुम्हें शब्दों से बयां भी नहीं कर सकता। लेकिन मैं इतना ज़्यादा टेंशन में था
कि कभी तुम्हें वह वक्त नहीं दे पाया जिसकी तुम हकदार थी, जिसके लिए अगर हो सके तो तुम मुझे माफ़ कर देना। मैंने अपने पति को माफ़ कर दिया, लेकिन मैंने उनसे कहा कि अगर आपकी बहन की मानसिक हालत ठीक नहीं थी तो आपने उसे किसी डॉक्टर को क्यों नहीं दिखाया। तो वह कहने लगे कि मैंने कई जगह दिखाया, पर हर जगह सभी डॉक्टर ने कहा कि इसके लिए आपको अपनी बहन को पागल खाने में भर्ती कराना पड़ेगा। पागल खाने का नाम सुनकर मैं बुरी तरह से डर गया था, क्योंकि पागल खाने के क्या हालात होते हैं ये तो सभी को पता है, और मैं गर्भावस्था की अवस्था में अपनी बहन को इस तरह के टॉर्चर से नहीं गुजारना चाहता था। वैसे ही मेरी बहन अपनी एक गलती की वजह से बहुत कुछ झेल रही थी। अब और भी ज़्यादा मैं उसकी दुर्दशा नहीं करना चाहता था, इसीलिए मैंने उसे उसके हालातों पर छोड़ दिया। मैंने अपने पति के आंसुओं को पोंछा। मैंने कहा कि लेकिन अब आपको इन सब चीज़ों की फ़िक्र करने की कोई भी ज़रूरत नहीं है, क्योंकि मेरी बेस्ट फ्रेंड पागलों की ही डॉक्टर है और उसने अब तक न जाने कितने ही मरीजों को बिल्कुल ठीक कर दिया है। वह मेरी फ्रेंड है तो वह घर पर आकर ही मीना का इलाज कर दिया करेगी। मीना को पागल खाने या फिर अस्पताल जाने की भी कोई ज़रूरत नहीं पड़ेगी। इसके बाद मैंने अपनी बेस्ट फ्रेंड को फ़ोन लगाकर सब कुछ बता दिया और उसने घर आकर मीना का इलाज करना भी शुरू कर दिया। धीरे धीरे दिन महीने यूं ही बीतते चले गए। मुझे मीना के बच्चे से बहुत लगाव हो गया। मुझे ऐसा लगने लगा कि जैसे वह मेरा ही बच्चा है, क्योंकि मीना की दिमागी हालत ठीक नहीं थी, तो इसीलिए उस बच्चे को माँ बनकर मैं ही पाल रही थी। इधर सुमित और नंदिनी भी बहुत खुश थे, क्योंकि अब घर में ऐसा कोई भी राज नहीं था जिसे उन्हें छुपाना पड़ रहा हो, और मीना की हालत में भी सुधार होने लगा। मेरी फ्रेंड ने हमें बताया कि जैसे जैसे मीना की हालत में सुधार होगा तो वह अपना पिछला अतीत पूरी तरह से भूल चुकी होगी। इसका मतलब ये था कि वह अपने बच्चे को भी भूल जाएगी। इस बात को सुनकर सुमित और बाकी के घर वाले बहुत ज़्यादा टेंशन में आ गए, लेकिन मैंने सुमित से कहा कि आपको बिल्कुल भी चिंता करने की ज़रूरत नहीं है। ये तो अच्छी ही बात होगी कि मीना अपना अतीत भूल चुकी होगी और उसके अतीत में जो भी बुरा हादसा उसके साथ हुआ है वह हमेशा के लिए भूल जाएगी। लेकिन सुमित कहने लगे, तो फिर ये बच्चा तो अपनी माँ से महरूम हो जाएगा। मैंने कहा कि आप ऐसा क्यों सोचते हैं, इसकी माँ तो मैं हूँ। मेरे मुंह से ये बात सुनकर वहाँ सभी लोग दंग रह गए। मैंने कहा कि क्यों, क्या मैं इस बच्चे की माँ नहीं बन सकती? मेरा इतना कहना था कि तभी मुझे सुमित और नंदिनी दोनों ने ही गले से लगा लिया। नंदिनी कहने लगी कि भाभी, आप सच में बहुत अच्छी हैं, आपका दिल बहुत बड़ा है। धीरे धीरे कुछ महीने और बीते और अब मीना पूरी तरह से ठीक हो चुकी थी और उसे यही बताया गया कि वह बच्चा मेरा और सुमित का है, और हमने एक अच्छा सा लड़का देखकर मीना की शादी कर दी और आज वह अपने शादीशुदा जीवन में बहुत खुश है और मैं अपने पति और अपने बच्चे के साथ एक खुशहाल जीवन जी रही हूँ। दोस्तों, प्यार एक बहुत ही अनमोल चीज़ है, लेकिन आज के समय में बहुत से ऐसे लोग हैं जो प्यार के नाम पर सिर्फ अपनी इच्छाएं पूरी करते हैं और उसके बाद धोखा देकर सामने वाले को पूरी ज़िंदगी तड़पने के लिए छोड़ जाते हैं। कई बार प्यार में बहकर हम इस तरह की गलतियां करते हैं, लेकिन इसके सबसे ज़्यादा बुरे परिणाम लड़कियों को ही भुगतने पड़ते हैं। तो इसीलिए मेरी उन लड़कियों से हाथ जोड़कर ये गुजारिश है जो इस वक्त प्यार में हैं, अगर कोई आपको सच्चा प्यार करता होगा तो वह जब तक आपको समाज के सामने नहीं अपनाएगा, आपसे शादी नहीं करेगा, वह कभी भी आपके साथ इस तरह का कोई काम नहीं करेगा जिससे आपकी इज्जत पर आँच आए। और अगर कोई आपसे बार बार इस तरह के काम करने के लिए कह रहा है और आपको ये समझा रहा है कि हम तो शादी करने ही वाले हैं, तो बस वहीं से आप समझ जाइए कि वह इंसान धोखेबाज है और समय पर खुद को और अपने परिवार वालों को आगे होने वाली बेइज्जती और दुर्गति से बचा लीजिए। तो दोस्तों, आपको ये कहानी कैसी लगी हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं और प्लीज़ इस कहानी को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर और लाइक करके मेरे चैनल को सपोर्ट करें। साथ ही अगर आप चाहें तो मुझे सुपर थैंक्स भी खरीद कर दे सकते हैं।
सुपर थैंक्स का ऑप्शन आपको इस वीडियो के नीचे दिए हुए सभी ऑप्शंस में दिख जाएगा, जो कि हार्ट शेप में बने हुए डॉलर के साइन के तौर पर है। और अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ज़रूर दबा दीजिएगा, ताकि आगे भी मैं आपको ऐसी ही अच्छी कहानियाँ सुनाती रहूँ। थैंक यू।